हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल HN न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के हम 10 बड़े कारणों का विश्लेषण करेंगे। हमारा पूरा ध्यान हरियाणा पर रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो विश्लेषण है ये किसी पार्टी पक्ष या किसी विरोध में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा दोस्तों और अन्य इधर उधर से दिए गए सुझावों के आधार पर हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो इस बार हम बीजेपी के हार के 10 बड़े कारणों का अध्ययन करें तो उसमें सबसे पहला रहेगा बेरोजगारी। सरकारी नौकरी लगातार एक चुनावी मुद्दा बनती रही है और ऐसा नहीं है, ये एक किसी भी पार्टी के लिए अपनी सरकार बनाने के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होती है। जहाँ भी अक्सर ये देखा गया कि जब जब इलेक्शन होते हैं तब तब सरकारी नौकरियों की बाढ़ आ जाती है, किंतु हरियाणा में जब 2014 में बीजेपी की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उस टाइम पहली बार लोगों को आश्चर्य हुआ कि सरकारी भर्ती हो रही है। जैसा कि पिछली सरकारों में हुआ, उसके आधार पर लोगों को ये भरोसा नहीं था कि इस बार भी कोई निष्पक्ष भर्ती होगी। जैसा कि पहले होता था, रुपए के लेन देन के आधार पर नौकरी मिलती थी, किंतु बीजेपी ने पहली बार बिना खर्ची बिना पर्ची के ये व्यवस्था की और मेरिट के आधार पर, अच्छे नंबरों के आधार पर सभी को मौका दिया। इससे हुआ क्या कि जनता की भावनाएं, उम्मीदें बढ़ गई और लोगों को लगने लगा कि हाँ, अब हम अपनी मेहनत के आधार पर अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु बीजेपी ने पहले कार्यकाल में तो अच्छा काम किया, किंतु जैसे ही समय बीता गया, बीजेपी की खट्टर सरकार ने इसमें धीरे धीरे भर्तियां कम कर दी और इनको कोर्ट में लटकाने का काम किया। हर बार कोई टेक्निकल इशू बना के इसको कोर्ट में लटका दिया जाता था। हुआ ऐसे कि इसका ब्लेम भी छात्रों पर डाल दिया जाता कि छात्र हड़ताल कर रहे हैं, छात्र ट्विटर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खट्टर साहब जहाँ भी जाते वहाँ उनको काले झंडे दिखाए जाते। इसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी हाथ था, उन्होंने भी ऐसे विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया। इसे जैसा कि आमतौर पर होता है, हरियाणा सरकार भी क्रुद्ध हो गई और उन्होंने इसको कोर्ट में टेक्निकल एरर के साथ लटका दिया। और कोर्ट में जैसा कि तारीख पे तारीख मिलती है, हरियाणा में भर्तियों को भी तारीख पे तारीख मिलती गई और एक धीरे धीरे लोगों का रुझान ये हो गया कि बीजेपी सरकार जानबूझ के लोगों को नौकरी नहीं दे रही। इनसे हुआ ये कि लोगों को एक बार डी ग्रुप 2018-19 की बात, तब डी ग्रुप की भर्ती हुई थी, तब सभी को अच्छे, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में कोई न कोई बच्चा ज़रूर लगा सरकारी नौकरी। इससे लोगों में एक अच्छा मैसेज गया और लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। हरियाणा में लिंगानुपात काफ़ी गिरा हुआ है, इस वजह से लोगों की शादियां नहीं हो रही। उस वजह से हरियाणा में सरकारी नौकरी एक शादी की गारंटी बन गया और लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अच्छा पढ़ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना, तैयारी करना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हैं कि लोग नौकरी की बजाय शादी के लिए नौकरी लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हरियाणा सरकार यदि किसी तरह अच्छे लेवल पे ये भर्तियां करती है तो होगा ये कि एक बच्चे के पीछे उसके माता पिता, उसका और शादी के बाद उसकी पत्नी का भी वोट हरियाणा सरकार पक्का कर सकती है। इसी के साथ सामने वाला जो उसका ससुराल पक्ष है वो भी खुशी खुशी हरियाणा सरकार को पसंद करेगा कि हमारे दामाद को भी सरकारी नौकरी मिली है। हरियाणा सरकार यदि चाहती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको अच्छी खासी सीटें मिले, पूर्ण बहुमत की सरकार बने, तो उनको थोड़ी बहुत नहीं, बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी, चाहे वो सरकारी परमानेंट नौकरी हो, इसके साथ कौशल में बड़े लेवल पर भर्ती करनी पड़ेगी। यदि वो कांग्रेस को जो संजीवनी मिली है उसका काउंटर करना चाहती है तो उसके लिए सरकारी नौकरी एक गेम चेंजर बन सकती है। यदि हम दूसरे मुद्दे की बात करें तो वह फैमिली आईडी। जैसा कि आप सभी को पता है, फैमिली आईडी मतलब परिवार पहचान पत्र, PP इसको कहा जाता है।
हरियाणा सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। इसमें कहा गया था एक बहुत बड़े पैमाने पर कि हम लोगों का डाटाबेस, हर परिवार का डाटाबेस इकट्ठा करेंगे। उसके आधार पर हम उसको रोज़गार, उनकी आर्थिक स्थिति व अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखे उसका सशक्तिकरण करेंगे। उनको मिडिल क्लास, गरीबों से निकालेंगे और मिडिल क्लास में ले जाएंगे। हुआ इससे ये कि जो फैमिली आईडी वो लॉन्च तो कर दी गई, किंतु इसका प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। इसमें किसी के नाम में गलती है, किसी के माता पिता के नाम में गलती है, किसी के स्पेलिंग में गलती है, किसी के हिंदी में जो शब्द नाम लिखा गया उसमें गलती है, किसी के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में गलती है, किसी की जन्म डेट में गलती है, किसी की आय कम है, किसी की इनकम ज़्यादा है। जिन लोगों की आय ज़्यादा है वो कम करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि किसी तरह पता नहीं कैसे कोई टेक्निकल एरर या टाइपिंग के समय में किसी से गलती हो गई, उनकी फैमिली आईडी ज़्यादा दिखा दी गई है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, खासकर पंजाब से लगते इलाके, सिरसा, जींद जैसे कुछ इलाके हैं, वहाँ कनाडा और दूसरे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाने का काफ़ी क्रेज़ है। इस वजह से वो लोग अपने फैमिली आईडी बढ़वाना चाहते हैं ताकि उनके बच्चों को विदेश भेजने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा जैसी सुविधाओं में दिक्कत ना आए। फैमिली आईडी का जो लॉन्च किया गया था, जिस उद्देश्य के साथ इसको लाया गया था, वो बिल्कुल साफ नीयत और अच्छे इरादे से लाया गया था, किंतु इसका प्रॉपर नौकरशाही ने, या यूं कहें कि जिस लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई थी उन्होंने अच्छे से इसको नहीं निभाया। इस वजह से फैमिली आईडी जिस अच्छे उद्देश्य के साथ लाई गई थी वो पूरा नहीं हो सका। इसके कई कारण हैं, इसमें नौकरशाही और जिन्होंने भी ये डाटाबेस तैयार किया, टाइपिंग किया, उनका दिक्कत है। युवा इससे उतने क्रोधित नहीं है जितना गांव देहात के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि आखिर किया क्या जाए। जैसा हरियाणा सरकार ने वादा किया था कि हम सभी लोगों को घर बैठे सुविधा देंगे, ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब बड़े बुजुर्ग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। उनका बस दिक्कत यही है कि फैमिली आईडी में छोटी छोटी जो एरर है, जो त्रुटियां हैं, उनको दूर किया जाए। इस वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग हरियाणा सरकार से नाखुश है। दूसरा, तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो वो है सीएम विंडो। सीएम विंडो एक अच्छे उद्देश्य, हर व्यक्ति की सीएम यानी मुख्यमंत्री तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से एक 25 दिसंबर 2014 को स्टेप उठाया गया था। सीएम विंडो का उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति अपना एक पहचान पत्र, आधार कार्ड या अपनी जो आईडी है वो लेके, अपनी शिकायत लेके अपनी तहसील में जाके वहाँ अपनी ऑनलाइन एक शिकायत दर्ज करवा सकता है और एक तय सीमा के अंदर उनको ये सोल्व करना था। जब भी जिस डिपार्टमेंट से दिक्कत थी उस डिपार्टमेंट के हेड को ये शिकायत ट्रांसफ़र की जाती और बाकायदा इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई कि उनको फ़ोन करके पूछ लिया जाता था कि आप हमारी सुविधा खुश हैं या नहीं, आपकी समस्या सोल्व हुआ है नहीं। इसका इतना बड़ा महत्व था, इतना बड़ा इसका इफेक्ट हुआ कि दूसरे पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, यूपी जैसे लोग अक्सर हरियाणा के लोगों को कह देते थे कि आपकी तो सीएम तक पहुंच है, आपकी तो सीएम तक पहुंच है। हरियाणा सरकार ने एक दूर दराज गाँव देहात के व्यक्ति को भी इतना सम्मान दिया, उसकी पूछ की, उसको इज्जत दी, किंतु समय के साथ हरियाणा सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। सिर्फ जो शिकायतें दी जाती थी उनकी खाना पूर्ति होने लगी और सीएम विंडो पर की गई शिकायतों कोई प्रॉपर समाधान नहीं हुआ। इससे व्यक्ति भी जो एक 2014 में उम्मीद बंधी थी, जो हरियाणा सरकार को पूर्ण बहुमत में मिला था और जो सपोर्ट मिला था, धीरे धीरे वो दूर होता गया और लोगों में ये एक सीएम विंडो भी समाधान न होने की वजह से गुस्से का कारण बना। यदि हम चौथे मुद्दे बात करें तो वो है प्रधानमंत्री मोदी व केंद्र की योजनाओं पर हरियाणा सरकार की निर्भरता। हुआ ऐसे कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का फेस चेहरा बन के सारे देश में उभरे, इसी तरह हरियाणा में भी मोदी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें की गई थी, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें की गई थी। आखिर प्रधानमंत्री मोदी भी पूर्वी जो प्रधानमंत्री उन जैसे ही हैं, वो कोई लोगों ने उसमें एक
इस ईश्वरीय चेहरा देखा, उनको एक अवतार पुरुष समझ के उस पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें की और समय के साथ वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। सबका सब कुछ मोदी पे डाल दिया गया। हरियाणा में कोई छोटी सी दिक्कत होती तो उसका जिम्मेवार मोदी को बनाया गया। हरियाणा सरकार ने अपने लेवल पर कोई बहुत बड़ी योजनाएं नहीं की। जो फैमिली आईडी, सीएम विंडो जैसी जो योजना लेके आए वो भी समय के साथ उतना ज़्यादा बेनिफिट जनता को नहीं दे पाए जितना दिया गया। हरियाणा सरकार में जितने भी रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं और जो भी सेवाएं मिल रही है, आयुष्मान कार्ड बना है, लोगों को अच्छा पेयजल मिला है, शौचालय मिले हैं, लोगों को सिलेंडर मिले हैं, इन सब का सब कारण केंद्र सरकार है। हरियाणा सरकार ने अपने लेवल पर ऐसी कोई भी बड़ी योजना नहीं की जो क्रांतिकारी हो, जो लोगों तक बहुत बड़ा लेवल पर रिवोल्यूशन लाए, लोगों को बहुत बड़े लेवल पे हरियाणा सरकार अपने पक्ष में करने नाम काम रही। इसका सारा का सारा कारण हरियाणा सरकार की जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी की जो यहाँ की स्टेट सरकार थी, उसके कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ मोदी पे छोड़ दिया, अपने लेवल पर उन्होंने कुछ नहीं किया। इस वजह से भी हरियाणा सरकार के लोगों में नाराजगी बीजेपी के प्रति हुई। यदि हम पांचवी मुद्दे पे बात करें तो पांचवें मुद्दे है सरपंचों के साथ तनातनी और पंचायती फंड में ज़रूरत से ज़्यादा निगरानी। हुआ ऐसा कि हरियाणा सरकार ने काफ़ी लंबे समय तक पंचायती चुनाव को टालते रहे। कारण था कि हम जो ग्रांट दी जाती है, जो पैसे पंचायतों को दिया जाता है, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। हुआ इससे कि जो पहले था, जो हमारे खट्टर साहब उन्होंने एक बार कहा था कि हमने चौधरियों की चौधराहट ख़त्म कर दी। ये एक कोई न्यायोचित, ये राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कोई अच्छा बयान नहीं था। इससे भी सरपंचों में और दूसरे में एक गलत मैसेज गया, खासकर जाट बेल्ट में। जाट बेल्ट के लोग अपने को चौधरी कहना या सरपंच या बड़ा गांव का एक बहुत बड़ा व्यक्ति, जाना माना व्यक्ति कहना पसंद करते हैं और उसकी उम्मीद करते हैं। हरियाणा सरकार ने एक अच्छी नीयत, भ्रष्टाचार ख़त्म करने की सोच के साथ पंचायतों की फंड की प्रॉपर निगरानी के लिए कदम उठाया, किंतु ये हरियाणा सरकार को उल्टा पड़ गया। हरियाणा सरकार को धीरे धीरे इसकी निगरानी बढ़ानी चाहिए थी, किंतु हरियाणा सरकार ने एकदम से की और ऊपर से ये भी कह दिया कि हमने चौधरियों की चौधराहट ख़त्म कर दी। इससे भी सरपंचों में एक बहुत गलत मैसेज गया। जो लोकतंत्र की पहली कड़ी होती है ग्राम पंचायत, उसी पे खट्टर सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने चोट की। हुआ इसे ये कि सरपंचों ने अपनी अलग यूनियन बना ली, एसोसिएशन बना लिया और उन्होंने गांव-गांव में जाके हरियाणा सरकार की, बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। इनसे हुआ ये कि हरियाणा सरकार में सभी लोग, जो लोगों को सेवाएं मिली, जो योजनाओं का लाभ मिला, वो सब का सब धराशायी हो गया। उन सब पे खट्टर सरकार ने पानी फेर दिया। इसके साथ हम यदि छठे मुद्दे की बात करें तो छठा मुद्दा है आरएसएस की अनदेखी। हरियाणा सरकार में बहुत से लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिनका ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर स्तर पर उनका अच्छा खासा सम्मान है, रिस्पेक्ट है। वो समाज सेवा के लिए, धार्मिक सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। जब भी हरियाणा ही नहीं, जब कभी भी देश में विपदा आई है तो आरएसएस के लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया। उन्होंने लोगों का दिल जीता है। निस्वार्थ भाव सेवा के कारण आरएसएस की एक बहुत अच्छी पहचान है। मीडिया या कांग्रेस के द्वारा फैलाए गए झूठ कुछ भी हो, किंतु यदि आप ग्राउंड लेवल पर देखें तो आरएसएस के बहुत रिस्पेक्ट है। आरएसएस ग्रामीण लेवल या यूँ कहें सबसे नीचे लेवल की से हरियाणा बीजेपी सरकार को फीडबैक दे रही थी, किंतु हरियाणा आरएसएस की अनदेखी की वजह से आरएसएस ने फीडबैक देना बंद कर दिया। इस वजह से भी हरियाणा सरकार को जो निचले स्तर पर हरियाणा सरकार के खिलाफ जो एक माहौल बन रहा था, उसका समय रहते हुए आभास नहीं हुआ। हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार अपने में ही शेख चिल्ली बनी रही। इस वजह से भी हरियाणा में बीजेपी के हार का एक बहुत बड़ा कारण आरएसएस की अनदेखी है। आरएसएस को उस तरह इज्जत नहीं दी गई, उस तरह आरएसएस को यूटिलाइज नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। यदि हम सातवें मुद्दे की करें तो इसमें सातवां मुद्दा ये होगा कि पुराने नेताओं की अनदेखी, उन्हें हाशिए पर धकेल देना और नई पीढ़ी के नेता तैयार नहीं करना और दल बदलू नेताओं को अपने अंदर लेना।
यदि हम पहले मुद्दे पे बात करें कि हरियाणा सरकार में बीजेपी की सरकार ने जो 1980 में जब बीजेपी की सरकार का जन्म हुआ था, उसी टाइम से रामविलास शर्मा जैसे कद्दावर नेताओं को धीरे धीरे हरियाणा सरकार की खट्टर सरकार ने हाशिए पे धकेल दिया, उनकी अनदेखी की। और इसके साथ ही पुराने नेताओं अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु और जैसे नेताओं को धीरे धीरे दरकिनार करते गए। और इसके साथ नई युवा पीढ़ी, नए लोगों की जो एक नेता तैयार करने थे, उसमें हरियाणा की खट्टर सरकार नाकाम रही। हरियाणा सरकार पूरी तरह मोदी और बीजेपी, मोदी और अमित शाह पर निर्भर थी। इस वजह से उन्होंने किसी नए नेता को जन्म देने की बजाय जो पुराने आरएसएस के या जो पुराने कैंडिडेट थे, उनमें से भी धीरे धीरे उनको हाशिए पे धकेल दिया और नई पीढ़ी के नेता तैयार नहीं हुए। इस वजह से भी युवा, खासकर युवा वर्ग था, वो ना तो राजनीति में आया, नौकरियों की वजह से परेशान था, इसलिए सारा का सारा किया कराया धरा रह गया। और बीजेपी की सरकार को बहुत बड़ी हार में एक कारण ये भी है कि उन्होंने अच्छे और जो बीजेपी की 1980 से सेवा कर रहे थे, उनको हाशिए पर धकेल दिया। उनके अनुभव, उनके ज्ञान का फ़ायदा उठाने के बजाय उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। इससे भी एक जनता में गलत संदेश गया कि बीजेपी अपने जिस लोगों ने निस्वार्थ भाव सेवा की, उनको भी सम्मान नहीं दे तो ये और लोगों क्या सम्मान देंगे। और नए पीढ़ी के नेता तैयार नहीं किए, इस वजह से युवा भी धीरे धीरे बीजेपी से दूर होते गए। यदि हम 8वें मुद्दे की बात करें तो वह गलत उम्मीदवारों का चयन या दल बदलू नेताओं को प्राथमिकता। गलत नेताओं को अपनी पार्टी में ले लेना, दल बदलू नेताओं को ले लेना, खासकर अशोक तंवर और कुलदीप बिश्नोई जैसे लोगों को, जिनका बीजेपी से पुराना कोई वास्ता नहीं था, जिन्होंने कोई पार्टी की सेवा नहीं की, जिन्होंने कोई आरएसएस की सेवा नहीं की, उन सब को हरियाणा सरकार ने, खासकर खट्टर सरकार ने अपने सर पर बिठाया और जो पुराने नेता थे उनको धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया। हुआ इसे कि जो गलत नेता थे, जो गलत उम्मीदवार थे, जो दल बदलू नेता थे, उन्होंने मोदी लहर का फ़ायदा उठाने की कोशिश में बीजेपी ज्वाइन की, न कि किसी तरह बीजेपी के संगठन, आरएसएस के संगठन में किसी तरह सेवा करना या पार्टी को मजबूत करने के बजाय वो मोदी लहर का अपने लिए निस्वार्थ फ़ायदा उठाने के लिए आए थे। उन्होंने निहित स्वार्थों के लिए बीजेपी सरकार के साथ साथ ने जाम जनता में ये मैसेज दिया कि बीजेपी सरकार अपने नेताओं को हाशिए पर धकेल रही है और दो जल बदल नेता उनको सिर आंखों पर बिठा रही है। इसे भी जनता में गलत मैसेज गया और इस वजह से हरियाणा सरकार की हार में बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ जिन नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया गया था, धीरे धीरे वो आंतरिक, इसकी वजह से बीजेपी आंतरिक घात की शिकार हुई। उन नेताओं ने धीरे धीरे जनता में ये कहना शुरू कर दिया कि हमने इतने वर्षों तक पार्टी की सेवा की, सरकार ने हमारी अनदेखी की है, ये बीजेपी की सरकार किसी का भला नहीं करने वाली। जिस लोगों ने निस्वार्थ भाव से बीजेपी की सेवा की, उनको भी बीजेपी भला नहीं कर सकती, तो आम जनता का क्या भला करेगी। इसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक गलत मैसेज गया। यदि हम 9वें मुद्दे की बात करें तो 9वां मुद्दा होगा देर सी सीएम बदलना और दुष्यंत चौटाला के किए गए कांड या उनके किए गए गलत कार्यों पर मौन रहना। हरियाणा सरकार ने नूह दंगों के बाद जिस तरह सीएम बदलने की मांग की गई थी, उन्होंने खट्टर सरकार को नहीं बदला। खट्टर सरकार अपना जो बेस्ट दे सकते थे वो उन्होंने पहले प्लान में दे दिया। दूसरे प्लान में उन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके ये कोशिश की, बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश की, किंतु उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि सरकार, जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं दिया, सरकार उन्हें पसंद नहीं कर रही। इसके बाद दुष्यंत चौटाला जो अपने लोगों को, अपने ही घर परिवार के लोगों के साथ लड़ झगड़ के अलग पार्टी बना के जो आए थे, उनका साथ देना, इसे भी आम जनता में गलत मैसेज गया कि जो दुष्यंत चौटाला अपने घर परिवार का नहीं हुआ, अपने सगे संबंधियों का नहीं हुआ, वो बीजेपी में निस्वार्थ अपने निजी स्वार्थ के लिए चला गया। इस तरह हरियाणा की दुष्यंत चौटाला की वजह से भी बीजेपी को बदनामी सहन करनी पड़ी, बीजेपी की भी जनता में एक गलत माहौल गया। हम सब इस पे ये देखें कि बीजेपी सरकार लगातार एक के बाद एक गलत कदम उठाती गई। आरएसएस की अनदेखी की वजह से
जो ग्राउंड लेवल से फीडबैक मिलना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया। इस तरह एक के बाद एक गलती की गई। कोरोना काल में दुष्यंत चौटाला पर शराब का घोटाले का आरोप लगा था, हरियाणा सरकार उस पर मौन रही और हरियाणा सरकार ने दुष्यंत चौटाला का जिस उम्मीद के साथ अपने साथ गठबंधन किया था कि हम जाट बेल्ट के मुद्दों को काउंटर करते रहेंगे, वो काउंटर करने में दुष्यंत चौटाला फेल हुए। दुष्यंत चौटाला ने पहलवानों द्वारा विरोध प्रदर्शन और जो भी अन्य किसानों का विरोध प्रदर्शन और जो अन्य विरोध प्रदर्शन हुए उसमें दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार का बचाव करने की बजाय सारा का दोष हरियाणा सरकार खट्टर सरकार पर डाल दिया। इससे हुआ ये कि दुष्यंत चौटाला तो नेक पाक साफ रहे, किंतु हरियाणा की खट्टर सरकार और बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता का एक गलत मैसेज गया। यदि हम 10वें मुद्दे की बात करें, लास्ट और अंतिम 10वें मुद्दे की बात करें, तो वो एक किसान मुद्दा होगा। ये नहीं कि किसानों ने जिस तरह जो आंदोलन किए उसका कोई हरियाणा में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं। किसानों के असली मुद्दों पर ना तो सरकार ध्यान देना चाहती, ना कोई ऐसा और अन्य संगठन है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो हरियाणा के किसानों के सही तरीके से मुद्दे उठाए। हरियाणा के किसान वैसे भी खासकर जाट बेल्ट में किसान ज़्यादा, उनके पास अच्छी ज़मीनें, अच्छे पानी के सोर्स हैं और उनके पास ज़मीनें अच्छी होने की बजाय और जाटों का एक परंपरागत कार्य भी खेती बाड़ी रहा है। जाट हमेशा से स्वाभिमानी, देश सेवा के लिए जाने जाते हैं। देश विरोधी जो किसान आंदोलन हुए, देश विरोधी जो ताकतें उनके साथ ही खालिस्तानी, हरियाणा किसानों ने उनका पूरा का पूरा विरोध किया। ये कहना कि हरियाणा के किसानों ने खासकर जाटों ने खालिस्तानियों या उनका साथ दिया, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। ये हरियाणा के सच्चे भोले भाले ईमानदार जाट किसानों का एक तरह से गलत लाछन लगाना है, उनको बदनाम करना है। हरियाणा का किसान खासकर जाट आज भी अपने हक की कमाई खाता है, अपना स्वाभिमान कायम रखता है। वो किसी का एक रुपये पैसा भी खा के खुश नहीं है। और आप उनसे कहें कि वो दूसरे खालिस्तानियों से फंड लेता है और उनका विरोध प्रदर्शन करता है, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। यदि आप बात करें तो किसान अपने खेतों में काम करके खुश है। आज भी किसान कहते हैं कि हम खेतों में पसीना बहाते हैं, वो अपने खेतों में पसीना बहा के खुश है, वो मेहनत करके खुश है, वो अपनी मेहनती कमाई खाना चाहता है। किंतु हुआ ये कि किसानों की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, मुख्य समस्याएं थी खाद बीज और अच्छी स्प्रे या दवाइयाँ, हरियाणा सरकार वो देने में नाकाम रही। आपने पिछले कई दिनों में सुना होगा कि यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, डीएपी समय पर नहीं मिल रही थी, बिजाई के टाइम खासकर गेहूं की बिजाई के टाइम हरियाणा के किसानों को डीएपी नहीं मिल रही थी। हरियाणा सरकार ने इन समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय इधर उधर एक दूसरे अफसरों पर ये ब्लेम डाल दिया कि काला बाजारी हो रही है, ये हो रहा वो रहा है। किंतु उन्होंने समय पर किसानों को खाद बीज मुहैया नहीं कराए। खासकर जो बीटी नरमा है उसमें जो गुलाबी सुंडी है उसका कारण कुछ भी हो, वैज्ञानिक कुछ भी बताएं, किंतु हरियाणा का किसान ये मानता है कि ये बीज नकली है। इसके साथ ही जो फसलों में रोग हो रहे हैं, जो फसलों में बीमारियां आ रही है, उन पे जो स्प्रे किया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, स्प्रे नकली है। और हरियाणा का किसान ये मानता है, वो ये सोचता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं खाद बीज तैयार करती है, सरकार उनसे रुपए ले लेती है या उनके साथ किसी तरह का गठबंधन है और वो दोनों पैसे कमा रहे हैं और इस बीच किसान का नुकसान हो रहा है। यदि हरियाणा सरकार सच में किसानों के हितैषी होना चाहती है तो उन्हें समय समय पर मुआवजा दिया जाए। खासकर जब पराली जलाई जाती है तो सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रहों से फ़ोटो ली जाती है और बता दिया जाता है कि आपने खेतों में पराली जलाई है। और जब ओलावृष्टि होती है या कोई दूसरा नुकसान होता है तब वो सैटेलाइट कहाँ जाते हैं। ये ऐसे बातें हैं जो किसानों के लिए किसानों मन में भ्रम पैदा करती है, किसानों को सत्ता विरोधी बना जाती है। जब किसान की फसल खराब होती है तो उस टाइम उतनी त्वरित उतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती जितनी पराली जलाने पर हो जाती है। तो किसान ये मानता है कि सरकार उसकी हितैषी नहीं है। यदि हरियाणा सरकार चाहती है कि किसानों का साथ मिले, किसानों का सपोर्ट मिले, तो किसानों के लिए अच्छे खाद बीज समय समय पर यूरिया डीएपी और अच्छे बीजों की अच्छे स्प्रे की
कहीं ना कहीं अच्छी दुकानें या कोई सेंटर खोलना चाहिए, जिससे किसान वहाँ पर अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद, स्प्रे ले सकें। इन सब छोटे छोटे मुद्दे कुल मिला के काफ़ी बड़ा एक हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया। इससे हुआ ये कि जो किसान थे, युवा थे, जो और दूसरे सरपंच थे, इन सब ने मिल के हरियाणा सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। और जो अच्छी योजनाएं थी, जो विकास हुआ, जो सिलेंडर मिले फ्री में, एलपीजी के सिलेंडर मिले, या जो अन्य सेवाएं मिली, जो आयुष्मान कार्ड मिले, इन सब पे पानी फेर दिया, उन सब को दरकिनार कर दिया। हरियाणा में एक कहावत है कि यदि बच्चे को 1 घंटे आप हंसाओ खिलाओ और अंत में बच्चा रोने लग जाए, तो आपने जो बच्चे को हंसाया है, खिलाया है, उस पे कोई ध्यान नहीं देता, लास्ट में आपने बच्चे को रुला दिया, उस पे सारे ध्यान देंगे। आप हरियाणा सरकार, मोदी सरकार ने हरियाणा के किसानों के लिए और दूसरे सभी वर्गों के लिए अच्छी मेहनत की, अच्छा कार्य किया, किंतु जो कुछ छोटे छोटे मुद्दे थे वो सब मिल के एक हरियाणा के खिलाफ, हरियाणा के बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने में कामयाब रहे। ये मैंने अपनी तरफ से निष्पक्ष और किसी पार्टी के विरुद्ध या किसी पक्ष में बात नहीं की। अपने दोस्तों, गांव देहात में बुजुर्गों, सरपंचों और दूसरे लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर मैंने ये 10 कारण गिनाए। यदि इनमें कोई छूट गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए, और आने वाले समय में बीजेपी पुनः कैसे अपने को अच्छे स्तर पर वापस ले आए, इसके लिए और क्या सुझाव हो सकते हैं, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अब मैं बनेश्वर बिश्नोई आपसे इजाज़त लेना चाहूँ। नमस्कार, धन्यवाद।